सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, व्यापम परीक्षा, एनसीएल भर्ती परीक्षा, सीजीपीएससी, बैंकिंग भर्ती, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था संविधान प्रैक्टिस वर्क बुक सरल क्रमांक 8 का प्रैक्टिस करेंगे। जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक राष्ट्रीय एकता का पोषक है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक एकता, ऑप्शन नंबर सी है भाषा की एकता, ऑप्शन नंबर डी है भौगोलिक एकता। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक राष्ट्रीय एकता का पोषक है? तो इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक एकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का कौन सा गुण उसे भारत की राष्ट्रभाषा पद की पात्रता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है देश के अधिकांश लोगों की भाषा है, ऑप्शन नंबर बी है वह सरल है और उसे शीघ्र सीखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें अनुदित है, ऑप्शन नंबर डी है वह एक प्राचीन भाषा है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का कौन सा गुण उसे भारत की राष्ट्रभाषा पद की पात्रता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देश के अधिकांश लोगों की भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत में गवर्नर नहीं रही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी दिया है राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर डी दिया है शारदा मुखर्जी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत में गवर्नर नहीं रही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न है, राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है राज्य भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है राज्यों के प्रशासनिक विषयों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ है? तो इसका उत्तर है
ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के प्रशासनिक विषयों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, राष्ट्रपति की अनुमति से व्यय की जाने वाली वह निधि जो आकस्मिक व्यय के लिए निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, आपातकाल के लिए रखी गई धन राशि। ऑप्शन नंबर सी है, राज्यों के बीच वितरित की जाने वाली धनराशि। ऑप्शन नंबर डी है, केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली धनराशि। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत की आकस्मिक निधि का अर्थ है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल के लिए रखी गई धनराशि। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी दिया है, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी दिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी दिया है, लोकसभा का अध्यक्ष। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसमें निर्धारित योग्यताएं हों, और निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर बी दिया है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ऑप्शन नंबर सी दिया है, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ऑप्शन नंबर डी दिया है, राष्ट्रपति की दृष्टि से एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री हो। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसमें निर्धारित योग्यताएं हों, और निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, निर्धारित नहीं है, यानी इसमें से कौन सी योग्यता नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे, वह भारत का नागरिक हो, तो यह योग्यता है, यह सही है। अब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, तो यह योग्यता में निर्धारित है। और उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, तो ये भी निर्धारित है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की दृष्टि से एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री हो, तो इसका उत्तर यही होगा जो कि इस प्रश्न कह रहा है कि कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति की दृष्टि से एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री हो। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ब्रिटिश सम्राट। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी दिया है, भारत के प्रधानमंत्री। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट। अगला प्रश्न है, क्या 26 जनवरी 1950
के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिमय अंशों को लागू कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर दिया है ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया है देश के कुछ भागों के लिए। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले कि क्या 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिमय अंशों को लागू कर दिया गया था? तो इसका उत्तर है हाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा हाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अंतरिम संसद, ऑप्शन नंबर बी दिया है निर्वाचन, ऑप्शन नंबर सी दिया है नागरिकता, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? तो इसमें देखिए अंतरिम संसद ये भी तुरंत प्रभावी हो गया था, निर्वाचन भी तुरंत प्रभावी हो गया था, नागरिकता भी प्रभावी हो गया था। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 200 यानी उपरोक्त प्रश्न के उपबंधों को किस दिन से प्रभावी किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर बी दिया है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 जनवरी 1950। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? इन उपबंधों को किस दिन से प्रभावी किया गया? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, क्या संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया है आंशिक रूप से सत्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, क्या संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंशिक रूप से सत्य। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी दिया है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी दिया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 फरवरी 1950। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और बी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है भारत, ऑप्शन नंबर बी भी सही है इंडिया।
इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के लिए संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 5वें, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6वें, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7वें, ऑप्शन नंबर 9 दिया है 9वें। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के लिए संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वें अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 15, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18, ऑप्शन नंबर सी दिया है 25, ऑप्शन नंबर डी दिया है 24। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो वर्तमान में इस समय भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 140, ऑप्शन नंबर बी दिया है 150, ऑप्शन नंबर सी दिया है 170, ऑप्शन नंबर डी दिया है 200। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 200। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी दिया है मूल कर्तव्य। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संविधान का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी दिया है शासन के उद्देश्यों, शासन के ध्येयों का विवरण, ऑप्शन नंबर सी दिया है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, ऑप्शन नंबर डी दिया है संविधान को लागू करने की तिथि। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसमें प्रश्न बोल रहा है क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संविधान का स्रोत। बाकी बी सी डी जो है स्पष्ट प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जनता, ऑप्शन नंबर बी दिया है मतदाता, ऑप्शन नंबर सी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी दिया है संसद। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनता। ऑप्शन नंबर ए, जनता। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का संविलियन अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गृह सचिव, ऑप्शन नंबर बी दिया है रक्षा सचिव, ऑप्शन नंबर सी दिया है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर डी दिया है दिल्ली का उपराज्यपाल। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का संविलियन अधिकारी कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है सामाजिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है, राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी भी सही है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी भी सही है सामाजिक लोकतंत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसलिए इसमें हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्या विधान परिषद के लिए निर्वाचित कोई सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नहीं, संविधान में इस विषय का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया है हाँ बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया है हाँ बन सकता है यदि विधानसभा में उस दल का बहुमत हो तथा वह दोनों सदनों के विधायक दल का नेता हो। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, क्या विधान परिषद के लिए निर्वाचित कोई सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ऑप्शन नंबर डी, हाँ बन सकता है यदि विधानसभा में उस दल का बहुमत हो तथा वह दोनों सदनों के विधायक दल का नेता हो। अगला प्रश्न है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर बी दिया है हाँ यदि दल का बहुमत ऐसा चाहता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है हाँ यदि वह राज्य विधानसभा के लिए 6 माह की अवधि में चुना जाता है, ऑप्शन नंबर डी दिया है हाँ यदि राष्ट्रपति चाहेगा तो। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है? ठीक, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाँ यदि वह राज्य विधानसभा के लिए 6 माह की अवधि में चुना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावी रहता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है कम से कम 6 माह 6 सप्ताह के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनिश्चित काल के लिए। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावी रहता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जबकि वह स्वयं अनुभव करता हो, ऑप्शन नंबर बी दिया है जबकि मुख्यमंत्री ने उससे अध्यादेश जारी करने के लिए कहा हो,
ऑप्शन नंबर सी दिया है जबकि राज्य विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि त्वरित कार्यवाही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी दिया है जबकि राज्यों में अव्यवस्था की स्थिति हो। एक बार फिर प्रश्न सुन ले कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जबकि राज्य विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि त्वरित कार्यवाही आवश्यक है। इस कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, इसलिए उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी दिया है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, प्रदेश में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका उत्तर होगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका उत्तर 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न होगा, क्या एक राज्यपाल विधानसभा अथवा संसद का सदस्य रह सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हाँ बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व उसे विधायक अथवा संसद के पद से त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है उसको संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऑप्शन नंबर डी दिया है वह संसद सदस्य तो रह सकता है किंतु विधायक नहीं रह सकता। इसमें प्रश्न एक बार फिर सुन ले कि क्या एक राज्यपाल विधानसभा अथवा संसद का सदस्य रह सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व उसे विधायक अथवा संसद के पद से त्यागपत्र देना होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यसभा के व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां ध्यान देना है, सही नहीं है कह रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये भी सही है। यहाँ प्रश्न बोला है कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है,
तो यही जो है कथन आपका सही नहीं है। बाकी ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी। इसमें कह रहा है कथन सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा वित्तीय विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी दिया है 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 माह। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राज्यसभा वित्तीय विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत के मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्यसभा के सभी सदस्य नामांकित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश से लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी दिया है बंगाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है असम। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से किस प्रदेश से लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग यहीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। आज ही धन्यवाद।